नमस्कार, आप देख रहे हैं मातृभूमि। मैं आपके साथ शोभना यादव और मातृभूमि की शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र से आ रही एक बड़ी खबर के साथ। मुंबई में एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार के घर के बाहर महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारियों ने अपनी मांगों के समर्थन में जबरदस्त हंगामा किया है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के कर्मचारी हैं ये, जो जबरदस्त हंगामा करते हुए आपको नजर आ रहे हैं। इस समय तस्वीरों में औरतें चप्पल फेंक रही हैं और चूड़ियां तोड़ रही हैं। महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्टेशन कॉरपोरेशन के कर्मचारी निगम का राज्य सरकार में विलय करने की मांग पर लंबे समय से ये हड़ताल कर रहे हैं। कर्मचारी कोर्ट ने उन्हें 22 अप्रैल तक काम पर लौटने का आदेश दिया है, लेकिन कर्मचारियों का कहना है कि जब तक राज्य सरकार उनकी मांगे नहीं मानती है वो काम पर नहीं लौटेंगे। और जो नाराजगी है वो ये है कि महाराष्ट्र स्टेट ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के जो कर्मचारी हैं वो निगम का राज्य सरकार में विलय करने की मांग पर लंबे समय से हड़ताल कर रहे हैं। ये आप देख सकते हैं कर्मचारियों का गुस्सा शरद पवार के घर के बाहर। ये पूरा गुस्सा महिलाओं को आप देख सकते हैं चूड़ियां तोड़ती हुई। कॉरपोरेशन के राज्य सरकार में विलय की मांग की जा रही है। आप ये देखिए चप्पलें दिखाई जा रही हैं, चप्पलें फेंकी जा रही हैं। विरोध करने का ये अजीबोगरीब तरीका है, लेकिन लोकतंत्र है और विरोध प्रदर्शन का अधिकार हर एक के पास, सबके पास है। लेकिन इस तरीके को कभी भी ठीक नहीं कहा जा सकता, सही नहीं ठहराया जा सकता। नारेबाजी हो रही है, चूड़ियां तोड़ रही हैं महिलाएं, चप्पल उछाल रही हैं। कॉर्पोरेशन के कर्मचारियों का ये हो हल्ला, हंगामा शरद पवार के घर के बाहर, नारेबाजी, चप्पल उछालती हुई महिलाएं, चूड़ी तोड़ती हुई महिलाएं, कागज हाथ में लहराते हुए ये कर्मचारी। रौनक कुकड़े मेरे सहयोगी मुझसे ज्यादा जानकारी लिए हुए जुड़ रहे हैं। रौनक, मैं ये समझना चाहती हूँ सबसे पहले तो कि ये जो पूरा विरोध प्रदर्शन हो रहा है ये मुख्यमंत्री के घर के बाहर ना होकर शरद पवार के घर के बाहर क्यों हो रहा है, ये समझना बेहद जरूरी है। और जो मांग है कॉरपोरेशन की कि विलय चाहते हैं राज्य सरकार में, उससे क्या फायदा इन कर्मचारियों को होगा, हमारे दर्शकों को आप समझा दें तो बेहतर होगा। जी निश्चित तौर पर शोभना, मैं आपको बता दूं कि ये कर्मचारियों की प्रमुख ये मांग थी कि जो महामंडल है यानी मुख्य तौर पर जो कॉरपोरेशन का निगम है उसका विलय राज्य सरकार में होना चाहिए। लंबे समय से इसको लेकर वो लोग आंदोलन कर रहे थे। राज्य सरकार ने ये पूरा मामला जो है वो कोर्ट में ले गए। कोर्ट ने आज ये फैसला सुनाया कि 22 अप्रैल तक सभी कर्मचारियों को जो है वो काम पर लौटना है। इसके अलावा जो रिटायर्ड हो गए कर्मचारी है उनको भी पूरी तरीके से पेंशन जो है वो दी जाएगी, पीएफ का पैसा दिया जाएगा। इसके अलावा कोविड के दौरान जिन कर्मचारियों ने काम किया है उनको भी प्रतिदिन के हिसाब से 300 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। लेकिन जो प्रमुख मांग है वो अब तक पूरी सरकार की तरफ से नहीं की गई है। और शरद पवार के घर पर पहुंचने का सबसे बड़ा जो इन लोगों का मुद्दा है वो ये है कि शरद पवार इस महाविकास आघाड़ी सरकार के गठन में जिन्होंने सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, ऐसे व्यक्ति ने इस पर जो है वो अब तक ध्यान नहीं दिया है। इसीलिए आज शरद पवार के घर के बाहर आकर इन्होंने इस तरह से आंदोलन जो है करना पड़ रहा है। इस वक्त जिस तरह से ये कर्मचारी यहाँ पर पहुंचे थे, अब सभी को पुलिस जो है वो यहाँ से हिरासत में लेती हुई दिख रही है। आप देख सकते हैं कि जो ये स्कूल की बस पास पे खड़ी थी, इस बस के जरिए अब इन्हें पासी के पुलिस स्टेशन में जो है वो ले जाया जा रहा है। पुलिस को इस बात की किसी भी तरह की इत्तला जो नहीं थी। अचानक के सभी कर्मचारी शरद पवार के घर के पार पहुंचते हैं और अचानक के आंदोलन जो है वो शुरू हो जाता है। तो कुल मिलाकर पुलिस को भी काफी मशक्कत इन लोगों को यहाँ से तितर बितर करने में करनी पड़ी। शरद पवार इस वक्त जो है वो घर पर मौजूद नहीं है, वे सातारा की तरफ निकल गए। लेकिन सुप्रिया सुळे जो उनकी बेटी है, सांसद है, वो घर पर थी। उन्होंने इन सभी कर्मचारियों से मुलाकात की और साफ तौर पे विनती की है कि वो चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन ये तरीका नहीं है चर्चा करने का। और इस वक्त जो है पुलिस यहाँ पर पहुंचकर लोगों को तितरबिरित करती हुई दिख रही है। जी बिल्कुल, और ये ग्राफिक्स के जरिए हम बता भी रहे हैं कि ये जो एसटी कर्मचारी हैं उनकी क्या मांग है। और लगातार यही कहना है इस निगम के कर्मचारियों का कि राज्य सरकार में विलय होना चाहिए। शरद पवार के घर के बाहर हंगामा, क्योंकि शरद पवार ने ही महाअघाड़ी सरकार बनाई थी, उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री बनवाया था और इसीलिए ये कर्मचारी अब शरद पवार के घर पहुंचे। कर्मचारियों को पक्की नौकरी दी जाए, ये मांग है इन कर्मचारियों की। लगातार जिस तरीके से हो हल्ला, हंगामा चल रहा है उसको देखते हुए पुलिस की सख्ती भी देखने को मिल रही
चाहिए, कोविड काल में जो काम किए गए हैं उसका भत्ता मिलना चाहिए, ये बड़ी मांग है इन कर्मचारियों की। लेकिन जो सबसे बड़ी मांग है वो ये है कि भाई ये जो निगम है ये राज्य सरकार में इसका विलय होना चाहिए। रौनक कुकड़े, सरकार की तरफ से क्या कोई प्रतिक्रिया आई है? क्या कोई इस तरीके की अपील जो इन कर्मचारियों को रोका जाए, इनको मनाया जाए, इनको समझाया जाए? जी देखिए शोभना, पिछले कई महीने से राज्य सरकार की तरफ से इन कर्मचारियों को मनाने की कोशिश की जा रही है। मुख्य तौर पर सरकार की तरफ से दलील दी जा रही है कि फिलहाल अगर इसी तरह से अलग अलग निगमों को सरकार में उसका विलय हो जाता है तो सरकार के लिए ये करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। लिहाजा फिलहाल ऐसा फैसला करना जो है वो इकोनॉमिकली वाइबल नहीं होगा। हालांकि इनके भत्ते की जो बात थी, इनके पेमेंट्स की जो बात थी, उसको सरकार ने पहले ही वो मांग मानते हुए उनका पैसा जो है वो बढ़ा दिया गया है। लेकिन बावजूद इसके ये कर्मचारी जो है वो अपनी मांग को लेकर अड़े हुए हैं और आज इसी तरह से अचानक जब आज हाईकोर्ट का फैसला आया है, हाईकोर्ट ने अपने फैसले में इन सभी कर्मचारियों से गुजारिश की है कि वो 22 अप्रैल तक अपने काम पर लौटे। इसके अलावा जो पीएफ का पैसा है वो भी सरकार जो है वो देगी। इसके अलावा कोविड के दौरान जिन लोगों ने काम किया है प्रतिदिन के हिसाब से 300 रुपए का भत्ता दिया जाएगा। लेकिन ये कर्मचारी मानने के लिए तैयार नहीं है और आज इस तरह का आंदोलन यहाँ पर करते हुए दिख रहे हैं। जी शोभना। बिल्कुल ठीक है रौनक कुकड़े, आप बने रहिए हमारे साथ। और अब मैं चाहती हूँ कि मैं अपने दर्शकों को वो तस्वीरें दिखाऊं कि कैसे शरद पवार की जो बेटी हैं, सांसद है सुप्रिया सुले, उनको इस भीड़ ने, इन कर्मचारियों ने घेर लिया। देखिए आप ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन का मर्जर जो है वो राज्य सरकार में होना चाहिए। 2021 से एसटी कर्मचारी जो है वो मुंबई में आंदोलन कर रहे हैं। कई बार कोर्ट में मामला पहुंचा। इसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट भी लगातार जो है वो इन कर्मचारियों को समझाने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि इनकी जो मांग है कि राज्य सरकार में इस कॉरपोरेशन का मर्जर हो जाना चाहिए, वो आर्थिक तौर पर मुमकिन नहीं है। इसलिए आज ये एसटी कर्मचारी जो है वो सीधे एनसीपी प्रमुख शरद पवार के घर पर जो है वो आंदोलन करने के लिए पहुंच गए। बड़ी संख्या में यहाँ पर चप्पल पत्थरबाजी भी देखने को मिली। फिलहाल पुलिस यहाँ पर पहुंच गई और इस वक्त जो है वो रास्ते पर उतरकर यहाँ पर उनके घर से ठीक बाहर की तस्वीर है, जहाँ पर रास्ते पर उतरकर आंदोलन करने की कोशिश की जा रही है। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुख्य तौर पर भाई साहब ये बताइए, क्या आपकी मांग क्या है? आपकी मुर्दाबाद 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 मुर्दाबाद। पर यहाँ पर ये देखिए आप, ये पूरा रास्ता, ये पूरा वीवीआईपी इलाका है। मुख्य तौर पर ब्रिज कैंडी अस्पताल है ठीक सामने। उसके बाहर ये रास्ते पर कुछ इस तरीके से ये आंदोलन करने पर बैठ गए। कुछ देर पहले सभी लोग जो है शरद पवार का इस गली के ठीक अंदर, शरद पवार का यहाँ पे 100 मीटर की दूरी पर घर है, वहां पर ये सभी कर्मचारी जो है वो जाकर उन्होंने आंदोलन किया। पुलिस को भी इस बात की किसी भी तरह की इत्तला जो है वो नहीं थी और इस वजह से यहाँ पर काफी अफरा तफरी की स्थिति जो है वो देखने को मिल रही है। इस वक्त शरद पवार जो है वो सातारा की तरफ, सुबह वो मुंबई में थे, वाईबी चौहान सेंटर में उन्होंने कई नेताओं से मुलाकात की और फिलहाल वो सातारा की तरफ जा चुके। इस तरह की भी जानकारी मिल रही है। और ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पर जो है वो कर्मचारी, हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं, उनसे बात करेंगे। दीदी मैम, तस्वीरें आप देख सकते हैं, सुप्रिया सुले पुत्री हैं शरद पवार की, सांसद भी हैं और देखिए लोगों से विनम्रता के साथ हाथ जोड़कर ये विनती करते हुए कि बात की जाएगी, आप इस आंदोलन को खत्म कीजिए। और ये अब से कुछ देर पहले की ये तस्वीरें हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं। सुप्रिया सुले घर पे मौजूद थी, शरद पवार हालांकि इस समय घर पर मौजूद नहीं है, लेकिन जो कर्मचारी हैं उनका गुस्सा थमने का नाम नहीं ले रहा है। आप देख सकते हैं पुलिस काबू करती हुई भीड़ को, खुद सुप्रिया सुले हाथ जोड़कर सबसे विनम्रता के साथ ये विनती करती हुई कि शांत हो जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद रौनक कुकड़े हमें ये तस्वीरें दिखाने के लिए। जैसे कोई अपडेट होगा मैं फिर आपका रुख करूंगी। आगे बढ़ते हैं मातृभूमि में। कोरोना से लड़ाई में सरकार ने आज एक और बड़ा फैसला लिया है। 18+ लोगों को 10 अप्रैल से वैक्सीन की एहतियाती डोज लगेगी, यानी बूस्टर डोज लगेगी। हालांकि ये वैक्सीन प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर्स पर लगेगी। ये डोज उन सभी लोगों को लग सकेगी जिनकी उम्र 18 साल से ज्यादा है और जिन्होंने दूसरी डोज 9 महीने पहले ली हो। तो 10 अप्रैल से 18+ को लगेगा ये बूस्टर डोज। प्रफुल्ल श्रीवास्तव का मैं रुख करना चाहूंगी, ज्यादा जानकारी लिए हुए प्रफुल्ल हमारे साथ मौजूद हैं। प्रफुल्ल, वैक्सीनेशन की ये बूस्टर डोज की बात की जा रही है, लेकिन इसमें कहा जा रहा है कि प्राइवेट सेंटर्स में लगेगी, यानी सरकारी अस्पतालों में अभी ये अवेलेबल नहीं होगी।
बिल्कुल, देखिए सरकार ने ये फैसला किया है कि जो 18 साल से ज़्यादा उम्र के लोग हैं उनको बूस्टर डोज मिलेगी, प्रिकॉशन डोज जो है वो मिलेगी, लेकिन वो सिर्फ प्राइवेट सेंटर्स पर फिलहाल अवेलेबल है। जो सरकारी वैक्सीनेशन सेंटर है वहाँ पर सिर्फ 60 साल से ज़्यादा फ्रंटलाइन वर्कर और हेल्थ केयर वर्कर को जो प्रिकॉशन डोज दी जा रही है, सरकार फिलहाल वही जारी रखेगी। यानी अगर आपको 18 साल से ज़्यादा उम्र है, आपके 9 महीने पूरे हो चुके हैं दूसरी डोज के, तो आप प्रिकॉशन डोज ले सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको प्राइवेट वैक्सीनेशन सेंटर पर जाना पड़ेगा, वहाँ पर जाके आपको ये लगवाना पड़ेगा, यानी कीमत देनी पड़ेगी। तो सरकार ने फिलहाल जो प्रिकॉशन डोज के लिए सुविधा शुरू की है, जिसका फैसला जो है नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन, जो कि एक साइंटिफिक कम्युनिटी है, बॉडी है, जो कि तमाम चीज़ों को, फैक्ट को समझने के बाद छोटा सा जवाब और दे दीजिए, इसके लिए कितने पैसे देने होंगे? क्या ये फ्री लगेगी प्राइवेट सेंटर्स पर या इसके लिए पैसे देने होंगे? देखिए, अभी तक जो हमारे पास जानकारी है कि वो जो वैक्सीनेशन सेंटर्स जो प्राइवेट पे होंगे उनके लिए पैसे देने होंगे, उसकी कीमत अभी कुछ देर में सरकार साफ कर देगी कि कितनी कीमत देनी होगी। लेकिन जो सरकारी सेंटर्स पर वैक्सीनेशन प्रिकॉशन डोज दी जा रही है वो जारी रहेगी, जो कि सिर्फ हेल्थ केयर वर्कर, फ्रंटलाइन वर्कर और 60 साल से ज़्यादा के लोगों के लिए। जी, बहुत बहुत धन्यवाद प्रफुल्ल इस पूरी जानकारी के लिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, पड़ोसी देश पाकिस्तान की बात कर लेते हैं, जहां सियासी भूचाल आया हुआ है। भारत समेत पूरी दुनिया की नजर पाकिस्तान पर है, क्योंकि अभी के वक्त से करीब 19 घंटे ही बाकी रह गए हैं जब इमरान खान की तकदीर का फैसला हो जाएगा, उनकी सियासी पारी का फैसला हो जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल असेंबली से कल इमरान खान की सियासी विदाई की बड़ी खबर मिल सकती है, जबकि अब से कुछ घंटे बाद इमरान खान देश की जनता को संबोधित करने वाले हैं। हो सकता है कि वो इस संबोधन में ही अपने इस्तीफे की घोषणा कर दे। बड़े बड़े दावे करने वाले इमरान खान रमजान के पहले जुम्मे से एक दिन पहले सियासी पिच पर क्लीन बोल्ड हो गए। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट में इमरान को बड़ी हार झेलनी पड़ी। 4 दिन की सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला इमरान के खिलाफ और विपक्ष के हक में सुनाया। कोर्ट ने इमरान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव खारिज करने के डिप्टी स्पीकर के फैसले को असंवैधानिक मानते हुए रद्द कर दिया। पाकिस्तान की संसद को ये कहते हुए बहाल कर दिया कि 9 अप्रैल यानी कल अविश्वास प्रस्ताव पर दोबारा वोटिंग करानी होगी। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के बाद पाकिस्तान में मिली जुली 2 तरह की तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक वो जिसमें इमरान के विरोधी सत्ता से उनकी विदाई का अभी से जश्न मनाने लगे। दूसरी तस्वीर वो जिसमें इमरान के खिलाफ पहले से जारी विरोध और भी तेज हो गया है। पूरी दुनिया की निगाहें अब कल सुबह 10:30 बजे पाकिस्तान की नेशनल असेंबली में दोबारा अविश्वास प्रस्ताव पर होने वाली वोटिंग पर टिकी है, तो सवालों के साथ कयासों का दौर भी तेज हो गया है। सवाल ये कि क्या बहुमत साबित करने से पहले इमरान पीएम पद से इस्तीफा देंगे? खबर ये भी तेज है कि इमरान की पूरी पार्टी इस्तीफा दे सकती है। गुरुवार रात सुप्रीम कोर्ट के फैसले के ठीक बाद इमरान की पूर्व पत्नी रेहाम खान ने तो एबीपी न्यूज से बातचीत में ये तक कह दिया कि इमरान पाकिस्तान छोड़कर भी भाग सकते हैं। अब आपको यहाँ से आगे इमरान खान का भविष्य क्या नजर आ रहा है? आपको क्या लगता है आगे क्या होगा? क्या इमरान खान आपको लगता है पाकिस्तान छोड़ देंगे या फिर इमरान खान के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई? आपको क्या लग रहा है आगे? देखिए, इमरान खान को छोड़ना ही उनका बनता है, क्योंकि वो मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहे। आज पीटीआई क्योंकि पार्टी नहीं थी, उसका जनाजा निकला है और जो लोग उनको सपोर्ट कर रहे थे, आप देखेंगे वो कैसे नजरें फेरेंगे। तो इमरान के लिए तो बेहतर है कि वो मुल्क छोड़ दें, लेकिन मैं समझती हूँ कि जो मुल्क का उन्होंने खसारा किया है, जो मुल्क को उन्होंने तबाह किया है, उनको जाने नहीं दिया जाना चाहिए। उनका भी एहतसाब होना चाहिए। आप देख रहे हैं कि करप्शन की जो दास्तानी है अभी तो खुली नहीं है। तो क्या इमरान खान ने हार मान ली है? क्या इमरान की पाकिस्तान की सत्ता से विदाई लगभग तय है और अब सिर्फ औपचारिकता बाकी है? हालांकि इमरान अब भी आखिरी गेंद तक लड़ने की बातें दोहरा रहे हैं, जबकि विपक्ष ये मानकर चल रहा है कि पाकिस्तान इमरान की बर्बादी वाले जाल से आजाद हो गया। उधर लंदन में निर्वासित जीवन बिता रहे पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ ने भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर प्रतिक्रिया दी है। लेकिन पाकिस्तान दुनिया का वो मुल्क है जहां किसी भी वक्त कुछ भी मुमकिन है। लगातार हलचल के बीच इमरान खान शाम को पाकिस्तान की जनता को फिर संबोधित करने वाले हैं। इमरान झुकेंगे, भागेंगे या अड़े रहेंगे,
सुर्खियों के बाद मातृभूमि में आगे बढ़ते हैं। बात गोरखपुर की। गोरखपुर हमले में रोज नए और बड़े खुलासे किए जा रहे हैं। हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी उत्तर प्रदेश एटीएस से लगातार पूछताछ कर रही है। इस मामले से जुड़े 5 बड़े अपडेट हम आपको पहले बता देते हैं। और पहला दावा जो है एटीएस का वो ये कि मुर्तजा के घर से अरबी भाषा की किताब मिली है। एटीएस का दावा है कि मुर्तजा के घर से जो अरबी किताब मिली है उसमें आतंक के कई कोडवर्ड लिखे हुए हैं। एक ऐप बनाने का भी खुलासा किया गया है। एटीएस सूत्रों के मुताबिक मुर्तजा आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित था और आईएसआईएस में भर्ती होना चाहता था। इसके लिए मुर्तजा सीरिया जाना चाहता था। उसने आईएसआईएस से जुड़े लोगों को चंदा भी दिया था। मुर्तजा के पिता मुनीर अब्बासी से भी एटीएस ने मुर्तजा को सामने बिठाकर पूछताछ की है। मुर्तजा का अब मनोवैज्ञानिक परीक्षण यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट कराने की भी तैयारी में है उत्तर प्रदेश पुलिस। तो ये गोरखपुर हमले में जो अभी तक का अपडेट है वो हमने आपको बताया। एटीएस रोज नए खुलासे कर रही है, पूछताछ की जा रही है और मुर्तजा के जो पिता हैं उनको सामने बिठाकर पूछताछ की गई है मुर्तजा से। गोरखपुर हमले के आरोपी अहमद मुर्तजा अब्बासी से कड़ी पूछताछ का आज तीसरा दिन है, लेकिन इन बीते 3 दिन में मुर्तजा ने ऐसे बड़े बड़े खुलासे कर दिए हैं जिससे यूपी एटीएस समेत तमाम सुरक्षा एजेंसियां सन्न हैं। पिछले 2 दिन में मुर्तजा ने क्या क्या राज उगले वो एबीपी न्यूज ने सबसे पहले आपको बताया। अब जानिए मुर्तजा से पूछताछ में क्या बड़ा और नया राज निकला है। एटीएस के मुताबिक मुर्तजा देश से बाहर मौजूद जिन आतंकियों के इशारे पर काम करता था, लगातार संपर्क में रहता था, उनसे मुर्तजा अरबी भाषा में बातचीत करता था। ये नया खुलासा मुर्तजा के घर से बरामद अरबी भाषा की किताब मिलने के बाद हुआ। अरबी भाषा की इस किताब में कई शब्दों को मुर्तजा ने मार्कर से हाईलाइट किया हुआ था। जांच एजेंसी ने अरबी भाषा की किताब में मुर्तजा के हाईलाइट किए हुए शब्दों को खंगालना शुरू किया तो पता चला कि ये शब्द नहीं, कोड वर्ड हैं, जिनका इस्तेमाल मुर्तजा आतंकियों से बातचीत के दौरान किया करता था ताकि उसके खतरनाक मकसद को कोई जान ना पाए। जिन 7 बड़े कोड वर्ड का पर्दाफाश हुआ वो क्या हैं, देखिए। मुर्तजा ने अरबी भाषा की किताब में रहलत तैरान शब्द को मार्क किया हुआ था, जिसका मतलब फ्लाइट होता है। इस शब्द का इस्तेमाल देश के बाहर फोन पर बात करते वक्त मुर्तजा किया करता था। अरबी शब्द अल जिहाद को भी मुर्तजा ने हाईलाइट किया था। इसका मतलब आतंकी वारदात होता है। मुर्तजा से जब भी कोई आतंकी ब्रेन वॉश होने के बाद आतंकी घटना को अंजाम देने की तैयारी के बारे में बात करता तो उस दौरान वो अल जिहाद शब्द का इस्तेमाल करता था। तीसरा अरबी कोड वर्ड समा, जिसका अर्थ होता है जन्नत। मुर्तजा से जब कोई आतंकी कोई बड़ी घटना को अंजाम देने के लिए उकसाता था तो वो समा शब्द का इस्तेमाल करते थे। चौथा अरबी कोड वर्ड है अब्दुल्ला, मतलब फोन या संदेश। मुर्तजा को जब भी उसके साथी फोन करते थे या संदेश भेजते थे तो उसका नाम न लेकर अरबी में अल्लाह या अब्दुल्लाह का बंदा कहते थे। पांचवा अरबी कोड वर्ड तईफ यानी मेहमान। मुर्तजा से जब भी कोई आतंकी मिलने आता था या मुर्तजा खुद मिलने जाता था तब उसको अरबी में संदेश जाता था, तईफ आ गया है। छठा अरबी कोड वर्ड है बख्शीश, जिसका मतलब फंडिंग। मुर्तजा के साथ जब भी फंडिंग से संबंधित कोई बातचीत होती तो उसको अरबी में संदेश जाता कि बख्शीश भेज दी गई है। और 7वां अरबी कोड वर्ड है बक अल फिराश, जिसका मतलब होता है खटमल। इस कोड वर्ड को आतंकी जांच एजेंसियों और पुलिस वालों के लिए इस्तेमाल करते थे ताकि वो जो कर रहे हैं उसकी भनक पुलिस वालों को ना लगे। इसके अलावा जांच में नया खुलासा ये भी हुआ है कि मुर्तजा कट्टरपंथियों के लिए जरिमा नाम का एक जिहादी ऐप भी डिज़ाइन कर रहा था। जरिमा का अरबी अनुवाद जुल्म होता है। इस ऐप पर ऐसे लोगों को जोड़ने का मकसद था जो जिहाद के रास्ते पर आना चाहते हैं या जिन्हें लगता था कि मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है। याद दिला दें कि केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद मुर्तजा ने एक डेवलपर का कोर्स भी किया था, लेकिन मुर्तजा बहक गया। यानी अपनी प्रतिभा का इस्तेमाल वो भविष्य संवारने के बजाय ऐसे कामों के लिए करने लगा जिससे देश के दुश्मनों को फायदा पहुंचे।
लेकिन हमले के दौरान ही मुर्तजा धरा गया और अब एक के बाद एक बड़े राज से पर्दा उठ रहा है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी लिए हुए मेरे सहयोगी संजय त्रिपाठी जुड़ रहे हैं लखनऊ से। संजय त्रिपाठी, जिस तरीके से ये जांच आगे बढ़ रही है और ये कोड वर्ड्स का जो खुलासा किया गया है, एक तरीके से बहुत पुख्ता जानकारी पुलिस जुटाने में कहीं ना कहीं कामयाब हो रही है मुर्तजा के बारे में। बिल्कुल शोभना, मुर्तजा तो एक कड़ी है और ये पूरी चैन क्या है, अब एटीएस इस पर काम करने लगी है क्योंकि लगातार उससे पूछताछ में नए नए खुलासे हो रहे हैं। कोडवर्ड की जानकारी मिल रही है, आईएसआईएस को फंडिंग की जानकारी मिल रही है, कई आतंकी संगठनों, कई अलगाववादी संगठनों से उसके संपर्कों की बात चल रही है, व्हाट्सएप ग्रुप पता चल रहा है, लैपटॉप और मोबाइल, कई सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे अब ये जो पूरा नेक्सस है, ये पूरा गिरोह कह सकते हैं इसको, जो मुर्तजा के साथ जुड़ा हुआ है, वो कौन कौन लोग हैं जो इससे जुड़े हुए हैं और कितने और लोग ऐसे हैं जो मुर्तजा की तरह हैं जिनका ब्रेन वॉश किया जा रहा है, इन सारे लोगों के बारे में पता लगाने का काम शुरू हो चुका है। एटीएस ने जो भी इनपुट मिले हैं उनसे जिस शहर के जिस प्रदेश की कड़ियाँ जुड़ी हुई हैं वहाँ की पुलिस से संपर्क साधा है और संदिग्ध लोगों को लगातार हिरासत में लेने का काम चल रहा है। अब तक लगभग 1.5 दर्जन लोग एटीएस की हिरासत में हैं और उनसे पूछताछ किया जा रहा है, क्रॉस क्वेश्चनिंग की जा रही है। मुर्तजा के दिए हुए इनपुट के आधार पर उनसे सवालात किए जा रहे हैं। तो मान के चलिए कि ये जो पूरा का पूरा एक नेक्सस है, मुर्तजा और मुर्तजा जैसे कई सारे लोग और हैं, या मुर्तजा के आका भी कह सकते हैं, इन सारे लोगों को बेपर्दा करने के लिए एटीएस की टीमें काम कर रही हैं। कई सारे खुलासे होंगे। परिवार के लोगों से भी बात की जा रही है। पुलिस जानना चाहती है, एटीएस की टीमें जानना चाहती हैं कि अगर वो दुबई गया था तो आखिरकार किससे मिलने गया था, क्या काम था, नेपाल गया था तो क्यों गया था। बिल्कुल संजय त्रिपाठी, आप ठीक कह रहे हैं कि पुलिस जो है वो सारी कड़ियों को जोड़ने की कोशिश कर रही है ताकि जो आतंकी कनेक्शन है मुर्तजा का उसको डिकोड किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। गोरखपुर हमले के आरोपी मुर्तजा केस में नवी मुंबई में ए इल्यासी नाम के एक मौलाना का बयान दर्ज किया गया है। मदरसे में पढ़ाने वाले मौलाना का कहना है कि साल 2016 में मुर्तजा के पिता उनसे मुलाकात करने पहुंचे थे और उनसे कहा था कि उनके बेटे पर शायद किसी ने जादू टोना कर दिया है। उसका बर्ताव पूरी तरह से बदल गया है, वो रात को सोता नहीं है, कुछ अजीब सा बर्ताव करता है, ये पिता ने मौलाना से कहा। गोरखपुर के गोरखनाथ मंदिर में जो हमला हुआ उसका मुख्य आरोपी मुर्तजा अब्बासी नवी मुंबई के सीवुड्स में रहता था और जिस बिल्डिंग में वो रहता था उस बिल्डिंग के नीचे एक मदरसा चलाई जाती थी जिसमें मौलाना साहब काम करते थे। मौलाना साहब को कल नवी मुंबई पुलिस ने बुलाया और उनका बयान रिकॉर्ड किया गया कि किस तरीके से जो मुर्तजा है उसका आचरण था। इस पूरे मामले पे आप हमारे साथ अभी हैं बात करने के लिए। मेरा नाम आशिक इलाही है, मौलाना आशिक इलाही, मौलाना से ही बोलते हैं मुझे सब। मैं ताज हाइट्स में, जिसमें अहमद मुर्तजा अब्बासी रहते थे, उसमें मैं 2011 से 2020 तक वहाँ पे था और वो 2014 के बाद वो फैमिली भी आई और 1-2 साल रहने के बाद वो लोग दूसरी जगह अपने जॉब के सिलसिले में जामनगर चले गए। तो उस दरमियान में जो उनके रहने सहने का तरीका था, बिहेवियर था, लोगों के साथ मिलना जुलना, इस बारे में कल मेरा जो एक बयान रिकॉर्ड किया गया है वहाँ पे NRI पुलिस स्टेशन में। तो मुझसे जो सवालात हुए कि मतलब आपसे कैसे उनके ताल्लुकात थे या उनकी बातचीत कैसी थी, उनके बारे में जानने की कोशिश की गई। मुर्तजा से जब भी कभी मुलाकात होती थी तो उसका आचरण किस तरीके से लगता था? कुछ उसमें जो है वो धार्मिकता को लेके कुछ लगता था ऐसा? देखिए 10 साल में वो लोग तो 2 ही साल तकरीबन वहाँ पे रहे। 2014 के बाद फ्लैट खरीदा उन्होंने, उसके बाद 1-2 साल रहे, फिर जामनगर चले गए। तो उनके बारे में ऐसा कुछ लगा ही नहीं कि वो धार्मिकता उसके अंदर ज्यादा है, क्योंकि वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग वगैरह कुछ कर रहा था। अब मेरे पास तो मकतब के छोटे छोटे बच्चे कलमे दुआ वगैरह वो पढ़ते हैं। तो उधर से एक बार उनके अब्बा आए इधर जामनगर से, तो मुलाकात हुई नमाज के बाद। फिर मैंने उनसे हाल अहवाल लिया, खबर खैरियत पूछा, अहमद भाई के बारे में भी पूछा, भाई अहमद भाई कैसे हैं? बोला हाँ अभी तो ठीक है मौलाना साहब, लेकिन उनका थोड़ा सा बिहेवियर जो है अलग लग रहा है, लगता है कोई जादू कर दिया है या क्या है, बहुत परेशान हूँ, थोड़ा दुआ कीजिए उनके लिए। ये किस साल की बात है, कब ये जिक्र किया गया आपसे? ये 2016-17 या जब भी वो जामनगर में थे ना, उसके बाद इधर आए थे, जब की बात है, जामनगर से वो आए हुए थे। ये कहा गया कि वो दिमागी तौर पे जो है वो
अनस्टेबल है, उस बीमारी को लेके कुछ जिक्र हुआ करता था क्या? और जो पहली शादी हुई थी, वो शादी को लेके भी कई सारे सवाल किए जा रहे थे। जो पत्नी है वो छोड़ के भाग गई है, और उस चीज को लेके जरा बताएं। शादी के बारे में तो हम लोगों को कोई इल्म भी नहीं है और बताए भी नहीं थे कि उसकी शादी हो गई है क्या है। और खुद अफसोस है हम लोग जब अभी मिलते हैं कि इतने पढ़े लिखे वेल एजुकेटेड लोग और इस तरह का कदम उठाना बहुत मतलब सोच के ही थोड़ा अजीब सा लगता है। तो मौलाना इलियासी को आपने सुना, उनका भी बयान दर्ज किया गया है मुर्तजा को लेकर, और पुलिस की ये कोशिश है कि सारे तारों को जोड़ा जा सके और डिकोड किया जा सके कि इतनी बड़ी आतंकी साजिश के पीछे आखिर कौन कौन है। मातृभूमि में आगे आपको दिखाएंगे पाकिस्तान की बालाकोट वाली नई साजिश का खुलासा। और बड़ी खबर इस समय की, उससे पहले हम आपको बता दें, बड़ी खबर यह है कि इमरान खान पाकिस्तान की जनता को संबोधित करने वाले अब से थोड़ी देर में हमारी नजर बनी हुई है। जैसे ही उनका संबोधन शुरू होगा हम फौरन आपको सुनवाएंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।